हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024-25 का फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इस पेपर में आपके 60 एमसीक्यूज़ हैं, 60 एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले सभी साथियों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है जो कि कृषि प्रणाली का प्रमुख घटक है? पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं कृषि प्रणाली के घटक है, चाहे एनिमल्स हो या क्रॉप्स हो या एपीकल्चर हो। तो एपीकल्चर बेसिकली क्या होता है, बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज कंसर्न विथ। तो खेती की पद्धति किससे संबंधित है? तो खेती की पद्धति ऑनरशिप से संबंधित है, स्वामित्व से संबंधित है। खेती की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, सहकारी कृषि होती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कृषि होती है जो कि खुद का, उसमें किसान की खुद की भूमि होती है, एक सरकारी खेती होती है। तो अलग अलग प्रकार की खेती जो होती है, एक राजकीय खेती होती है, तो वो जो है ऑनरशिप से रिलेटेड होती है। द लार्जेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया इज़। तो भारत की सबसे बड़ी फसल प्रणाली कौन सी है इनमें से? तो सबसे ज़्यादा फसल की प्रणाली जो भारत में अपनाई जाती है वो है राइस और व्हीट, धान और गेहूँ। इसका मतलब ये हुआ साथियों, धान को हम खरीफ में बोते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ को हम रबी में बोते हैं। तो ये वाला पैटर्न सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है हमारे भारत देश में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज। मिश्रित खेती का उद्देश्य क्या है? तो मिश्रित खेती का उद्देश्य साथियों आपका है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्रित खेती का लाभप्रदता जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि मिश्रित खेती होती क्या है। ठीक है, मिश्रित कृषि में हम फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, या तो पशुपालन करेंगे फसलों के साथ साथ। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। फसलों के साथ साथ आप पशुपालन करते हैं अगर, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे उसको मिश्रित खेती? जब कहेंगे मिश्रित खेती फसलों के साथ आप पशुपालन का उत्पादन कर रहे हैं, और पशुपालन से यानी कि फसलों के अलावा मतलब किसी जो है फसल कम से कम 10% होना चाहिए। क्या आय? कम से कम 10% टोटल आय का होना चाहिए। क्या टोटल आय का पशुपालन से प्राप्त होना चाहिए, कम से कम 10%। ठीक है, समझ आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। और मिश्रित खेती में किसी एक से, यानी किसी भी एक चीज़ से, जैसे फसल मान लो चाहे पशुपालन मान लो, चाहे फसल मान लो चाहे पशुपालन मान लो, किसी भी एक चीज़ से 50% से ज़्यादा इनकम, टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा इनकम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं मिलता है इसमें, उसको हम मिश्रित खेती बोलते हैं। अगर 50% से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, मिल जाए, तो उसको हम विशिष्ट खेती बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों और प्रतिभूमि का वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था की को हम क्या कहते हैं? पाँचवें का ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में सबसे उपयुक्त अंतर फसल कौन सी है? तो अंतर फसल क्या होती है पहले ये जान लीजिए। तो अंतर फसल वो होती है जब जो कि हम मुख्य फसल के साथ साथ उगाते हैं, मतलब बीच में जो जगह होता है क्यारियों में उगाते हैं, मुख्य फसल के साथ साथ उगाते हैं, उसको हम अंतर फसल या इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये इसमें सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस। लघु अवधि की जो दालें होती हैं वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त अंतर फसल के रूप में ली जा सकती हैं। अगला है, यदि सापेक्ष भीड़ गुणांक का मान 1 से अधिक है तो यह इंगित करता है। तो क्या है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव क्रॉडिंग कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 इट इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट्स करता है? सातवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यील्ड एडवांटेज इन मिक्स। मिश्रण में उपज लाभ। ठीक है, क्या मिश्रण में उपज लाभ यह इंडिकेट करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में प्रमुख फसल प्रणाली है। तो गुजरात की प्रमुख फसल प्रणाली क्या हो जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉटन व्हीट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुजरात में कपास और गेहूं ये आपकी प्रमुख क्या है क्रॉपिंग सिस्टम है।
ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर द फेलियर ऑफ मेन क्रॉप इज कॉल्ड। मुख्य फसल के असफल होने के बाद दूसरी फसल उगाने को हम कैच फसल बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको क्या कैच फसल बोलते हैं। यानी कि जो कैच फसल होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। इसका एग्जाम्पल, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, लघु अवधि की फसल होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मूंग की फसल है। अगर गेहूं की फसल आपकी ऐसे फेल हो जाती है, आपने अक्टूबर में गेहूं की फसल को बो दिया और वो फेल हो गई, तो आप दिसंबर में अगर मूंग बो देंगे, आप जनवरी तक भी अगर मूंग को बो देंगे तो वो आपका कम समय में आपको नुकसान होने से बचा सकती है। उसको हम कैच फसल बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कैच फसल। एक चीज़ और बताऊंगा, नकदी फसल क्या है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा जब ये पूछा है तो। नकदी फसल होती है जो कि किसान मुख्यतः बेचने के लिए या फिर लाभ कमाने के लिए उगाता है। अब आप कहेंगे कि किसान तो लाभ उगाने के लिए तो गेहूँ भी उगाता है, लेकिन गेहूँ को जो किसान है वो खुद अपने घर पर रख करके उससे मतलब पूरा नहीं बेचता है, अपने घर खाने के लिए भी रख लेता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जो डायरेक्ट उगाता है और डायरेक्ट बेच देता है, रखता नहीं है। जैसे कि गन्ना है, तो गन्ना किसान रखता नहीं है, डायरेक्ट बेच देता है, इसलिए इसको नकदी फसल कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल कपास भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं है तो आलू भी हो सकता है इसका नकदी फसल का एग्जाम्पल। अगला हमारा इसमें पॉइंट्स दिया है क्या, कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप क्या होता है, ये मुख्यतः दलहनी फसलें या चौड़े पत्ते वाली फसलें होती हैं। दलहनी या चौड़े पत्ते वाली फसलें होती हैं जो कि हवा और पानी से मृदा के कटाव को रोकती है, मृदा को ढक के रखती है और इनकी जड़ें मृदा को कसकर पकड़े रहती हैं सॉइल पार्टिकल्स को, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ट्रैप क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप क्या होता है कि यह जो फसल का मुख्य कीट है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मुख्य फसल से जो है हम कोई फसल उगा देते हैं जो कि उसको आकर्षित कर लेता है, तो उसको हम ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, ट्रैप फसल बोलते हैं। कि जैसे कि मान के चलिए कपास में भिंडी कपास की मुख्य फसल है और उसके आसपास हम भिंडी उगा देते हैं कि कपास को में कीट ना लगे। तो भिंडी में ही क्या होता है, कपास का एक कीट होता है बॉल बॉम। ठीक है। तो बॉल बॉम जो है वो जा करके भिंडी में ही लग जाता है और कपास हमारी सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है। तो ये होता है ट्रैप क्रॉप। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कैसा वीडियो लगा और आप कहाँ कहाँ से वीडियो को देखते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई सब लोगों का करता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला है 10th क्वेश्चन पूछा गया है, फसल सघनता किसके द्वारा दर्शाई जाती है। 10वां प्रश्न पूछा है फसल सघनता किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो 10वें का सी सही हो जाएगा। इसका जो आपको इसका फॉर्मूला दिया गया है, ग्रॉस सोन एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100, यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र बटा कुल बोया गया क्षेत्र गुणे 100। ठीक है, ये होता है। अगला है मक्का आलू गेहूं चावल गेहूं पद्धति की फसल सघनता कितनी होगी, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 250% होगी फसल सघनता। ठीक है। 1 2 3 4 5 हम 5 फसलें 2 साल में उगा रहे हैं, ऐसे फसल सघनता निकाली जाती है इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम 2 से और 200 हो रहा है ना, ऐसे नहीं निकालते हैं हम इसको। अगला प्रश्न 11वां हमारा कहता है कि मक्का आलू गेहूं चावल और गेहूं पद्धति की फसल सघनता क्या है। तो देखिए इसको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली होता है आपका, थोड़ा इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। कि देखिए पहले खरीफ में हमने मक्का को बोया, फिर हमने आलू को रबी में बोया, फिर गेहूं बो लिया, ये 1 साल का पैटर्न हो गया। फिर दूसरी साल में चावल गेहूँ किया, ये लगातार उगाई गई फसलें हैं। तो मक्का आलू गेहूँ चावल गेहूँ, तो मतलब क्या हुआ इसका, ये होगा कि ये जो फसल चक्र आपको दिया गया है, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए ये 2 साल का फसल चक्र दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी फसल उगाई गई है वो कितने साल में उसमें फसल चक्र लगा है। तो फसल टोटल कितनी है, 1 मक्का 1 आलू 2 गेहूँ 3 चावल 4 गेहूँ फिर 5 फसलें हैं, कितने साल का इसमें फसल चक्र दिया है, 2 साल का, और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा और 100 से इसका गुणा करेंगे जब, तो ये 250% आ जाएगा। वैसे मैं गणित का टीचर तो नहीं हूँ, ना ही मैं गणित पढ़ा हूँ मैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को भी करना ही पड़ेगा साथियों, समझे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके, जो आपके नौकरी वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला है लाभकारी अंतर फसल के लिए वांछित भूमि समतुल्य अनुपात LER क्या है। 12 में का सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 हो जाएगा। अगला है व्हेन कंपोनेंट क्रॉप्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वली कॉम्पिटिटिव एग्रेसिवली इंडेक्स इज। जब फसल प्रणाली में घटक फसलें समान रूप से
प्रतिस्पर्धी होती हैं तो आक्रामकता सूचकांक होता है। तो क्या होता है 13 में का ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का भी दे रखा है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो यूज्ड टू मेजर्ड डॉट 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 इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो भूमि समतुल्य अनुपात LER का उपयोग अंतर फसली प्रणाली में क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, यील्ड एडवांटेज, उपज का लाभ। अगला है अ क्रॉपिंग सिस्टम वेयर वन क्रॉप हैंड्स ओवर द लैंड टू द नेक्स्ट क्रॉप इन क्विक सक्सेशन इज डॉट 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 सिस्टम। तो एक फसल प्रणाली जिसमें एक फसल शीघ्रता से अगली फसल की भूमि सौंप देती है, अगली फसल को भूमि सौंप देती है, उसे डॉट 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 प्रणाली कहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया जा रहा है आपको अगर सरल भाषा में कहूँ तो मतलब ये हुआ है इसका, एक फसल जो खेत में उगाई गई है उसके कटाई के पहले ही दूसरी फसल की हम बुवाई कर देते हैं। तो मतलब समझ में आपको आया होगा, जैसे धान की फसल का ये खेत है, इसमें धान की फसल लगी हुई है अभी, ठीक है, और इसकी कटाई होने वाली है, उसके 10-15 दिन पहले ही हम इसमें गेहूं की ब्रॉडकास्टिंग कर दें या फिर कोई और फसल की ब्रॉडकास्टिंग कर दें जो उसमें अगली फसल लगनी है, उसके बीज को बो दें। तो वही क्या होती है, उसको बोलते हैं हम रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, इसको हम हिंदी में अविराम खेती बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी रिले क्रॉपिंग लिख के दिया है, तो रिले क्रॉपिंग से ही आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल क्रॉपिंग तो समझ में आ रहा है, एकाधिक फसल, एक से अधिक फसल एक साल में उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। LA क्रॉपिंग क्या होता है कि जो मान के चलिए ये बगीचा है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, इस साइड से लाइन में लगे हुए हैं। अब जो बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है ये, तो यहाँ पर अगर हम फसल को उगाएंगे तो वही कहलाता है आपका LA क्रॉपिंग। मतलब इसको हम हिंदी में गलियारा फसल या गली फसल भी बोलते हैं। इंटर क्रॉपिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो गन्ने के साथ जो क्वेश्चन आया था कि गन्ने में के साथ कौन सी फसल थी, तो दलहनी फसल थी, वो आपने पढ़ लिया इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को वर्षा एवं हवा से बचाने के लिए उगाई जाने वाली एवं तेज़ी से बढ़ने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? वर्षा और हवा से बचाती है, यानी कि सॉइल इरोजन और वाटर इरोजन से बचाती है, वो फसलें क्या कहलाती हैं? इंग्लिश वाले पढ़ लेना इंग्लिश में। तो कवर क्रॉप हम उनको बोलते हैं, पहले ही आपको बता दिया था कि यह जो है फसल को जो है भूमि को ढक लेती है, सॉइल को, और इसकी जड़ें जो हैं, इसके पत्ते भूमि को ढक लेते हैं, जिससे कि बारिश की बूंदें डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं और सॉइल इरोजन कम होता है। अगला है, द मोस्ट इफेक्टिव क्रॉपिंग सिस्टम फॉर रिटर्निंग मिनरल एलिमेंट टू द सॉइल इज। मिट्टी में खनिज तत्वों को वापस लेने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी होती है? फसल प्रणाली कौन सी है खनिज तत्वों को वापस लेने के लिए? 17वें का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली होता क्या है? तो क्रॉप रोटेशन फसलों को अदल बदल के बोना। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि धान के बाद गेहूँ, ये क्या है, ये मोस्टली आपका भारत में उगाया जाता है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो धान के बाद गेहूँ, ये क्या है, ये हमारे यहाँ का मुख्यतः पैटर्न है, लेकिन ये गलत पैटर्न है, क्योंकि जो ये धान जो है ये क्या है, ये फसल है, अनाज वाली फसल है। तो अनाज वाली फसल यानी कि इसके बाद हमें दलहनी फसल उगानी चाहिए। जैसे कि हमें धान के बाद हम चना भी उगा सकते हैं, हम मटर भी उगा सकते हैं। तो जो अदलहनी फसल है उसके बाद दलहनी फसल को उगाना, तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं क्रॉप रोटेशन के, कि इसके बाद वो उगाना फसल, गहरी फसल के बाद उथली फसल वाली उगाना, उथली फसल के बाद गहरी फसल वाली फसल उगाना। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं किसके? क्रॉप रोटेशन के, फसल चक्र के। अगला है देखिए मोनोक्रॉपिंग, यहाँ पर और भी टर्म दिए गए हैं, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो रिले तो आपको पहले ही बता दिया है क्या, कि वो फसल को पहले बुवाई करते हैं। दोहरी फसल, डबल क्रॉपिंग, 2 फसलों को लेना। मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक ही फसल को साल दर साल उगाना, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अगला है, द कंसेप्ट ऑफ वर्ड एग्रेसिविटी वाज गिवन बाय। एग्रेसिविटी शब्द की अवधारणा दी गई थी, किसने दी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों इसका, ये दी थी आपकी MC गिलक्रिस्ट ने, मैक गिलक्रिस्ट द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर फसल प्रणाली जहां एकल फसल की उपज 40 और 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और अंतर फसल की उपज 50 और 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो यह प्रणाली होगी। तो यह प्रणाली क्या होगी? तो 19 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, ये नॉन प्रॉफिटेबल हो गई, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुफसली खेती के लिए
पूर्व अपेक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रेक्विसाइट फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग। 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ द एबव। तो बहुफसली खेती के लिए पूर्वापेक्षित सिंचाई सुविधा भी है, उर्वरक के गहन उपयोग भी है, HYV की उपलब्धता भी है। HYV क्या होता है आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब उच्च उत्पादन वाली जो वेराइटीज़ होती हैं, किस्में होती हैं, उससे संबंधित होता है HYV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता उपज सूचकांक सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स मूल्य किसके बीच स्थित होता है। 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल गेहूं जूट एक महत्वपूर्ण फसल प्रणाली है। तो ये उत्तर प्रदेश की तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे चावल और गेहूं पूछता केवल तो हम सोच सकते थे कि ये उत्तर प्रदेश की हो सकती है जो फसल प्रणाली है वो, लेकिन ये जो फसल प्रणाली है ये पश्चिम बंगाल की है। जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा होता है। अगला है, एकल फसल की फसल सघनता होती है तो कितनी होती है, एकल फसल की पूछ रहा है। तो एकल फसल की फसल सघनता आपकी 100% होती है। एकल फसल मतलब कि कोई एक फसल आपके खेत पर उगाई जा रही है, किसान उगा रहा है, तो 100% ही होगी, क्योंकि आप जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे देखिए, एक फसल एक साल में उगाना इंटू 100, तो 100 ही आएगा आंसर, ठीक है, 100% ही आएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरा क्रॉपिंग इज सिमिलर टू क्रॉपिंग सिस्टम। तो पैरा सिस्टम जो है वो किस क्रॉपिंग सिस्टम के सिमिलर है, के समान है। तो पैरा जो है 24 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये रिले क्रॉपिंग से संबंधित है। प्रणाली ... प्रणाली में भूमि चक्रण होता है लेकिन फसल निश्चित होती है। लैंड इज रोटेटेड व्हाट क्रॉप इज फिक्स्ड इन सिस्टम। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वह कौन सी प्रणाली है जिसमें हम फसल तो सेम रखते हैं, फसल जो है वो तो हम सेम रखते हैं, लेकिन भूमि यानी कि खेत को बदल देते हैं। खेत को क्या करते हैं, खेत की अदला बदली करते रहते हैं, कभी वो खेत कभी ये खेत, कभी वो खेत कभी ये खेत। तो भाई अदला बदली करते हैं खेत की, तो उसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। उसको यहाँ पे झूमिंग फार्मिंग दिया है, झूम कृषि इसका सही हो जाएगा आंसर। ये आपके नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो है वहाँ ये मुख्यतः होता है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको तो झूम कृषि बोलेंगे। अगला है रिलेटिव क्रॉडिंग कॉफिशिएंट यूज्ड इन ... सीरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। सापेक्ष भीड़ गुणांक का प्रयोग अंतर फसल की ... श्रृंखला में होता है। 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा आंसर, क्या, एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है, फसलों की अवधि और प्रतिदिन उपज के आधार पर फसलों का मूल्यांकन करता है। तो अकाउंट्स द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स एंड परमिट्स एन एवेल्युएशन ऑफ क्रॉप्स ऑन यील्ड पर डे बेसिस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं ATER। क्रॉप रोटेशन इज द रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन, दिस स्टेटमेंट इज। तो फसल चक्रण भूमि चक्रण के विपरीत है। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्रॉप रोटेशन है इसकी परिभाषा होती है कि फसलों को अदल बदल के बोना, यानी इसमें क्रॉप को हम अदल बदलते रहते हैं, इसमें क्रॉप को हम रोटेट करते हैं, किसको, फसल को रोटेट करते हैं। लेकिन जो आपका भूमि चक्रण है, भूमि चक्रण या फिर लैंड रोटेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, भूमि का अदल बदल करते हैं, फसल वही रहती है, भूमि को अदल बदल, तो मतलब ये इसके विपरीत होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा सा समझ के पढ़ता है, जो लोग पढ़ते हैं वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से टैकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ राइस व्हीट मूंग। चावल गेहूं मूंग की फसल चक्रण सघनता को आपको ज्ञात करना है। तो चावल को हमने खरीफ में उगाया होगा इसमें, और गेहूं को उगाया है रबी में, और मूंग तो हम कैच क्रॉप है, गेहूं के बाद भी ये आपके जायद में भी उग गई होगी। तो ये एक साल का पूरा दिया गया है, क्या, फसल चक्र। कितने का, एक साल का फसल चक्र दिया गया है। तो इस फसल चक्र के अनुसार 1, 2, 3 हमारी फसलें हैं, एक साल ड्यूरेशन है, इंटू 100, तो 300% आपका सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों। तो सही उत्तर आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, 300%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब 2-3 क्वेश्चन इससे आ गए हैं तो ये आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला है, कटाई के बाद फसल की पुनर्वृद्धि की खेती को हम क्या कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट इज नोन एज।
30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम रटूनिंग बोलते हैं। ये रटूनिंग जो है मुख्यतः किस फसल से रिलेटेड है? जब आप गन्ने की फसल पढ़ेंगे तो उसमें रटूनिंग आप जरूर पढ़ेंगे, जिसको गन्ने की पेड़ी भी कहते हैं। क्या? गन्ने की पेड़ी बोलते हैं हिंदी में। देखिए, मैं हिंदी इसलिए बताता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र को परेशानी ना हो। यहाँ बल्कि क्वेश्चन पेपर में भी इंग्लिश में दिया है रटूनिंग, फिर भी मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में हर एक टर्म को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो मैं रहा हूँ छात्र। अब तो मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश से ही मैंने अपना मास्टर्स किया है, तो मेरी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो गई है। कॉमर्शियली फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर्स। तो वाणिज्यिक खेती जो है किसानों द्वारा की जाती है। 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लार्जर बड़े किसानों के द्वारा की जाती है क्या? वाणिज्यिक खेती। तो जो वाणिज्यिक खेती है, आप सोचो, सॉरी एक थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो वाणिज्यिक खेती जो है, अगर आप सोचो कि वाणिज्यिक खेती सीमांत किसान कर ले या छोटा किसान कर ले, वाणिज्यिक खेती होती है बहुत बड़े स्तर पर होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिजनेस लेवल, बहुत बड़े बिजनेस लेवल की खेती होती है, तो वो आपके बड़े किसान ही कर सकते हैं। तो आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पूछेगा एग्जाम में, जो बड़े किसान होते हैं इनके पास कितनी भूमि होती है? तो इनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक होती है बड़े किसान के पास। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने? 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। अगर आपसे पूछे कि सीमांत किसान जो है, ये सबसे छोटे किसान होते हैं सीमांत किसान, इनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम होती है, क्या कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सीमांत किसान बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से कम या फिर 2.5 एकड़ बोल सकते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है, तो 2.5 एकड़ से कम होती है इनके पास, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में सीमांत किसान ही पाए जाते हैं। अब बात आती है छोटे किसान की। इसका नाम छोटा जरूर है, लेकिन ये सीमांत से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें कितना होता है? इसका जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिन किसान के पास भूमि होती है उनको हम छोटे किसान बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 1 से 2 आपने बता दिया, और बीच में 3 से लेकर के 10 तक के बीच में क्या कहते हैं? तो उसको हम मीडियम किसान, मध्यम किसान बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मध्यम किसान बोलते हैं 3 से लेकर 10 तक। तो सारे किसान आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन से किसान के पास कितनी भूमि होती है। अगला क्वेश्चन है, ICAR ने भारत को ... कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च डिवाइडेड ... इंडिया इनटू ... एग्री क्लाइमेटिक जोन। तो ICAR ने कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है भारत को? तो 131, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 33 क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष एनिडेशन अंतर फसल का उदाहरण क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ स्पेस एनिडेशन इंटरक्रॉपिंग इज। 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेज प्लस ग्रीन ग्राम। तो अंतरिक्ष एनिडेशन जो है या फिर स्पेस एनिडेशन का जो एग्जाम्पल है, मेज प्लस ग्रीन ग्राम हो जाएगा। अगला है, ये क्या, ये आपको कुछ सूत्र दे दिया है, ये किसका सूत्र होता है पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये सूत्र जो दिया गया है 34 में, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, CEY का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी पंक्ति प्रणाली में 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फसल उगाई जाती है, तो पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी? तो क्या हो जाएगा आंसर? 35 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एक वर्ष की तीनों ऋतुओं में एक ही फसल उगाना, जैसे चावल 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 है, मतलब राइस राइस राइस, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, तो उसको क्या कहते हैं? हम तीनों सीजन में एक ही फसल उगा रहे हैं, वही खरीफ में, वही रबी में, वही जायद में, 3 होते हैं ना हमारे सीजन एग्रीकल्चर में। तो 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम मोनोकल्चर। मोनो का मतलब एक होता है, मोनोकल्चर। अगला है, अनुक्रमिक खेती में फसल को ... परिपक्व अवस्था में कटाई की जाती है। इन सीक्वेंस क्रॉपिंग, क्रॉप इज हार्वेस्टेड एट ... मैच्योरिटी स्टेज। 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की अवस्था पर हम फसल की अवस्था पर कटाई करते हैं। किस पर? तो फिजियोलॉजिकल परिपक्व अवस्था जो होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं हम जिसको, उस स्टेज पर हम फसल की कटाई करते हैं। अगला है, कीट पीड़कों को आकर्षित करने के लिए बोई जाने वाली गैर मेजबान नॉन होस्ट फसल क्या होती है? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, वही फसल आ गया। गैर मेजबान फसल क्या होता है कि वही की जो मेन क्रॉप नहीं है, आपकी मुख्य फसल नहीं है। तो 38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रैप क्रॉप। मैं ये आपको बता चुका हूँ। आपका कैच क्रॉप भी हो गया, ठीक है, कैच क्रॉप भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो फसल जो है, अगर फसल फेल हो जाती है, असफल हो जाती है फसल, आपकी मुख्य फसल, तो उसकी पूर्ति करने के लिए कम अवधि वाली फसल हम उगा सकते हैं, जैसे कि मूंग, तो उसको हम कैच क्रॉप बोला था हमने। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में।
अगला इसमें ऑप्शन में दिया है मल्च क्रॉप। तो मल्च क्रॉप क्या होता है समझिएगा। तो मल्च क्रॉप होता है जो कि फसल को ढक के रखता है, उसको मल्च क्रॉप बोलते हैं। फसल जो है डिके फसल, डिके का मतलब होता है सड़ना। तो ये फसल के जो अवशेष बचते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, उसके मैनेजमेंट से संबंधित होता है। फसल को सड़ा करके उसमें मिट्टी में मिल जाता है और न्यूट्रिएंट फसल में बढ़ जाता है। यदि चावल के भूसे और अनाज की उपज क्रमशः 70 और 40 क्विंटल है तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होगा। तो 70 है और कितना है 40 है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स आपसे पूछ रहा है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 36% इसका क्या होगा हार्वेस्टिंग इंडेक्स होगा। इसका सही उत्तर तो ऑप्शन बी ही होगा, 36%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कृषि प्रणाली सरकार द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी कृषि प्रणाली है, कौन सा फार्मिंग सिस्टम है जो कि मैनेज बाय गवर्नमेंट है। तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग या पीजेंट फार्मिंग या स्टेट फार्मिंग। तो 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राज्य खेती। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो पूंजीवादी खेती होती है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं। इसमें जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो किसान को पूंजी देते हैं फसल उगाने के लिए, वही डिसाइड करते हैं कौन सी फसल उगाना है और वही उसकी ईल्ड पूरी ले जाते हैं, किसान को उसमें से उसका मुनाफा दिया जाता है, उसको कैपिटलिस्टिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोऑपरेटिव फार्मिंग वो पूछे तो ये सहकारी कृषि होती है। ठीक है, सहकारी कृषि होती है। ठीक है, सहकारी कृषि के बारे में आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ये भी बहुत सरल होता है। पीजेंट फार्मिंग को हम किसान खेती बोलते हैं। राज्य खेती इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सरकारी द्वारा संचालित किए जाते हैं। पेड़ चारागाह फल है तो क्या है, ट्रीज पास्चर प्लस फ्रूट, जिसमें कि हम ट्री भी उगा रहे हैं और हम उसमें पास्चर यानी कि चारा भी उगा रहे हैं, चारागाह उगा रहे हैं और फल भी उगा रहे हैं। तो इसमें हम हॉर्टिकल्चर, तो इसमें हम फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, इसमें हम चारा भी उगा रहे हैं, पास्चर कर रहे हैं और फल यानी कि इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी उगा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं हॉर्टी सिल्वी पास्चर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसमें आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि हॉर्टी सिल्वी कल्चर कब बोलते, जब हम जो है फल लगाते और फल के साथ साथ जो आपका सिल्वी कल्चर भी करते। ठीक है, सिल्वी कल्चर यानी कि चारा वगैरह भी उगाते। ठीक है, उसमें करते तो हो जाता। और अगर हम सिल्वी हॉर्टिकल्चर करते तो ये आंसर हो जाता, एग्री सिल्वी कल्चर करते तो ये हो जाता। लेकिन सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, इतना याद रखना है। ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताऊँगा वरना आपका वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है। टिकाऊ कृषि का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती क्या है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ खेती, यानी कि भविष्य में जो हमारे संसाधन हैं उनका हम नुकसान नहीं करते हैं, भविष्य में भी वो उपयोगी बने रहें। क्या उपयोगी बने रहें। अगर हम आज के समय में अगर इंटेंसिव फार्मिंग करें, सघन कृषि करें, खूब उसमें जो है उर्वरक और केमिकल का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन लें, तो ये टिकाऊ खेती नहीं होती है, क्योंकि भविष्य में आने पर मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी और उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो टिकाऊ कृषि कैसे, जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम अपनाएं और सभी सिस्टम्स को हम इंटीग्रेट करें, तो ये सब चीज़ें टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आती हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये आपका क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। 42 का आंसर ऑप्शन सी है कि उर्वरक का अधिकतम मैक्सिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो क्या है उद्देश्य, क्या उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। उद्देश्य मैंने गलत पढ़ दिया था उसको, क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। ये मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। कौन सा नहीं है, तो उर्वरक का अधिकतम उपयोग करना नहीं है। ठीक है, तो और अन्य जो है वो है क्या है, फसल का विविधीकरण। फसल का विविधीकरण यानी कि अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन और मृदा संरक्षण। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले समझाई थी, वही ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा के आपको देता है, बाकी वही चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है साइंटिफिकली मैनेज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम म्यांमार इज। तो वैज्ञानिक रूप से प्रतिबंधित स्थानांतरित खेती म्यांमार से उत्पन्न हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। 43 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको हम टोंगिया खेती बोलते हैं। टोंगिया खेती या टोंगिया कल्टीवेशन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज। नवीनीकरणीय ऊर्जा का
उदाहरण क्या है? सबसे पहले समझिएगा नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे घुमा के, क्वेश्चन यही रहेंगे, थोड़ा सा घुमा के इधर उधर से आसपास से पूछेगा अर्ध गिर्द, तो वो आपका बन जाएगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा होता है जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, उत्पादित कर सकते हैं, या फिर जो स्रोत होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा का वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा का जो एग्जाम्पल है इसमें, तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? बायोगैस। बायोगैस को हम बना सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। और बाकी तो ये वैसे ही दिए गए हैं, ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो गया था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा होते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा के अन्य एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे कि सौर ऊर्जा भी नवीनीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। सौर ऊर्जा है, इसके अलावा आपकी पवन ऊर्जा आपने नाम सुना होगा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा भी आपका किसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज सुइटेबल फॉर एरिड रीजन्स? शुष्क क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली की जाती है? 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुष्क कृषि में सीप एंड गोट जो है ज़्यादातर पाली जाती हैं। जैसे कि शुष्क क्षेत्र का एग्जाम्पल, एरिड रीजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है राजस्थान का डिजर्ट, राजस्थान, ठीक है, राजाओं का स्थान राजस्थान, ओके, राजस्थान का डिजर्ट क्षेत्र जो होता है। अगला है, अंतर फसल में 1 हेक्टेयर से उपज प्राप्त करने के लिए एकल फसल के तहत सापेक्ष भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। 46 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, LER। तो अंतर फसल में 1 हेक्टेयर उपज प्राप्त करने के लिए एकल फसल के तहत सापेक्ष भूमि क्षेत्र को परिभाषित किया गया LER। इसका फुल फॉर्म होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट और रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बोल के बता दिया, लिख के नहीं बताया सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ। तो ये किसका कंसेप्ट है कि भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना, यह अवधारणा क्या कहलाती है? तो ये आपका वही होगा, क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे साथियों? 47 का बी, इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि हम भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो कि अभी तो हमने ऐसी ऐसी क्रियाएं की जाकर के खेत में कि उसमें खूब केमिकल डाला, खूब दम से, मतलब जो कि करना नहीं चाहिए वो सब किया, और फिर जाकर के भविष्य में उसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई सॉइल की। तो ये सब क्या होता है, तो इसको ध्यान में रख करके भविष्य को हम सतत कृषि बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज इज प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रणनीति कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनाई गई है? तो कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी दिए गए हैं आपको, ये सभी कार्बन पृथक्करण है, जलवायु अनुकूलन किस्मों का उपयोग और पैडी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एडवांटेज ऑफ HEIA इज। तो HEIA का लाभ क्या होता है? 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, क्या? ऑप्शन ए, हाई यील्ड्स, ठीक है। HEIA जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाई, याद रखिएगा, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, हाई इनपुट, ठीक है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर होता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है वो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनपुट्स को डालते हैं, तो इससे इसका एडवांटेज क्या है कि हमें हाई यील्ड मिल जाती है, लेकिन इसका जो है जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। किसका कृषि पर अल्पकालिक प्रभाव है? तो अल्पकालिक प्रभाव किसका है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो 50 में का ऑप्शन डी हो जाएगा, HEIA। तो वही चीज़ है जो पहले क्वेश्चन में था, वही चीज़ पूछा गया है। तो कृषि पर इसका अल्पकालिक प्रभाव रहता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर का प्रभाव इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ऑर्डर इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर फिक्स्ड पीरियड। वह क्रम है जिसमें फसलें भूमि के एक टुकड़े पर निश्चित अवधि के लिए उगाई जाती हैं। 51 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन जो है वह क्रम है जिसमें फसलें भूमि के एक टुकड़े पर निश्चित अवधि के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। फसलों को अदल बदल के बोना भी क्रॉप रोटेशन ही कहलाता है। सैफ्लॉवर अराउंड मेस्टा एंड व्हीट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मेस्टा और गेहूं के आसपास कुसुम एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? 52 का
ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गार्ड क्रॉप का उदाहरण है। अगला है अच्छी अंतर फसल की विशेषताएं क्या है। 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसके सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता भिन्न होना चाहिए। इट शुड हैव डिफरेंट सनलाइट रिक्वायरमेंट। ग्रोइंग ऑफ फाइन एप्पल, पोटैटो, ब्लैक पेपर, टर्मरिक इन एरिया, नट ऑर्चर्ड्स इज। तो अनानास, आलू, काली मिर्च, हल्दी का सुपारी के बागानी में वृद्धि होना है। तो क्या कहते हैं इनको? तो 54 को हम ऑप्शन ए बहुमंजिला फसल बोलते हैं। बहुमंजिला फसल मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होती है? सबसे पहले हम इतनी लंबी फसल को उगा लिया, फिर उसके बाद ये वाली हाइट वाली फसल को उगाया, फिर उसके बाद ये वाली हाइट को उगाया, फिर ये वाली हाइट को उगाया, अंत में ये वाली हाइट को उगा लिया। तो यानी कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम एक साथ उगा सकते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीरीज द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बोथ क्रॉप्स इज लेस देन देयर प्योर सीड्स। कौन सी श्रृंखला में दोनों फसलों की पौधों की जनसंख्या उनके शुद्ध स्टैंड से कम है? 55 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिप्लेसमेंट सीरीज या प्रतिस्थापन श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट है अंतर फसल प्रणाली में प्रमुख फसल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेजर क्रॉप इंटर क्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज। 56 का ऑप्शन सी, उसको हम बेस क्रॉप बोलते हैं। प्रमुख फसल को आधार फसल या बेस क्रॉप बोलते हैं, और जो अंतर फसल के रूप में उगाई गई फसल है उसको हम बोलते हैं अंतर फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी, IIFSR। जो IGFR है ये तो हमारे झांसी में स्थित है, मुझे पता है। ठीक है, बाकी इसका आंसर IIFSR होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम का ही हम पेपर देख रहे हैं। ऑप्शन डी, मोदीपुरम मेरठ में ये स्थित है। मोदीपुरम कहाँ पर है? ये मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में मोदीपुरम पड़ता है, तो वहीं पर स्थित है ये फार्मिंग सिस्टम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 का है, ये क्या गोला सा बना के दिया है? बकरी, मशरूम, खेती, डेयरी, पेड़ पौधे, भीड़। आकृति खेती आय का स्रोत यह चित्र प्रदर्शित करता है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिए हैं का। सोर्स ऑफ फार्म इनकम दिस फिगर रिप्रेजेंट। अच्छा, समझ गया। आपको ये एक दे दिया और इसमें ऐसे कर दिया। बताइए, इससे इतना परसेंट हो रहा है, इससे इतना परसेंट मिल रहा है इनकम, इससे इतना परसेंट, इससे इतना परसेंट, अलग अलग प्रकार के इसने उद्यम या एंटरप्रेन्योर जो है वो दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर साथियों 58 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विविध कृषि। इसको हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जा रहा है। विशिष्ट खेती कब कहते हैं? जब 50% से ज़्यादा जो इनकम है, किससे 50% से ज़्यादा इनकम किसी एक से प्राप्त होती। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है खेती। अगर केवल खेती से 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही होती, बाकी जितने दिए गए हैं उससे कम प्राप्त होती 50% टोटल इनकम का, तो वो होती विशिष्ट खेती। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसमें ये बता रहा है कि ये फार्मिंग है, यहाँ पर लग रहा है मुझे कि ऑलमोस्ट 25% के आसपास फार्मिंग से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही इसका भी है, तो किसी भी से 50% ज़्यादा नहीं मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अलग अलग प्रकार की है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बाकी मिश्रित खेती में बता चुका हूँ। रैंचिंग इज़ वेरी कॉमन इन। तो रैंचिंग देश में बहुत आम है। कौन से देश में है? तो 59 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तिब्बत में कॉमन चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, तिब्बत में मिलती है रैंचिंग। अगला है 60, HDI इंटू 10,000 अपॉन MCI का प्रयोग ... ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ी लग रहा है कुछ। इसका आंसर मैं ऑप्शन बी लगा रहा हूँ। बाकी आपको अगर इसका करेक्ट पता है 60 का, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बी ही होगा या कुछ और होगा। अगर आप कंफर्म है तो ही कमेंट करना इस चीज़ के बारे में, वरना मैंने ऑप्शन भी बताया है इसके लिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, और सभी साथी जो है कमेंट करके ज़रूर बता कीजिएगा कि किस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ इसी चैनल पर, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आप वो घंटा जो भी होता है वो दबा देना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेहतरीन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।